फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इन द विजिबल रीजन। कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज है जो विजिबल रीजन में होती है। हम जानते हैं कि विजिबल रीजन में एक ही सीरीज है और वो हमारे पास है बाल्मर। अगर बाकियों की बात करें तो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, पार्सन, ब्रैकेट और फर्न सीरीज ये इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम in the ground state are excited by monochromatic radiation of photon energy 12.1 electron volt. The spectral line emitted by hydrogen atom according to Bohr theory will be। देखिए हमें यहाँ पर वो कहता है कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो 13.6 है। मतलब इसका कि जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। हमारे पास एक फोटोन दिया गया इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने में, और वो फोटोन प्रोवाइड कितना किया गया? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताएं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी जो अमिट होंगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर वापस ग्राउंड में आएगा तो तब टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी कितनी इमिट होंगी। अब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस एक्साइटेड स्टेट में मूव करके गया, हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड नहीं कर सकते। तो कैसे फाइंड करेंगे? 13.6 और 12.1 का डिफरेंस लेना है, क्योंकि En माइनस EP आपको बता देगा कि वो इलेक्ट्रॉन किस एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो 13.6 का और आप 12.1 का जब डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और हम जानते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जिसका क्वांटम नंबर 3 होता है उसकी एनर्जी होती है। क्योंकि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n इज इक्वल टू 2, उसकी एनर्जी हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो -3.4, -1.5, फिर -0.8। तो आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? n इज इक्वल टू 3। तो क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई। तो आप अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन ने ग्राउंड में आना है, तो ग्राउंड में अगर आना है तो शॉर्टकट होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो n आपके पास 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये भी 2 ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन है इन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वुड इन्वॉल्व द मैक्सिमम एनर्जी चेंज। हमारे पास किस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एनर्जी का चेंज मैक्सिमम आएगा? तो देखिए आपको एनर्जीज अगर पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर इन तमाम के लिए एनर्जीज की वैल्यू बताऊं कि क्या आएगी, तो 1 के लिए आपके पास -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो सेकंड आपके पास होता है वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सॉरी 13.6। थर्ड के लिए आपके पास -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ के लिए -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पूछा यह गया है कि किस ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा एनर्जी इमिट होगी। तो आप देखो तो 0.8 और 13.6 का डिफरेंस कितना होगा? ये आपके पास 12.8 होगा। मतलब अगर मैं इन दो के डिफरेंस की बात करूं 4 to 1, तो यहां पर आपके पास जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? वो आपके पास -12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर मैं डिफरेंस लेता हूं 3.4 का और इसके अलावा 13.6 का, तो ये डिफरेंस आपके पास कितना आएगा? ये आपके पास -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन दूर से ग्राउंड में आएगा उतना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। तो आप सबके लिए अगर फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो कि 2 और 1 इनका डिफरेंस -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4 to 2 0.8 और 0.8 और 3.4 इसका डिफरेंस आपके पास कितना आएगा? ये -2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 3 to 1 1.5 और 13.6 इसका आपके पास डिफरेंस 12.1 आएगा। और 3 to 2 मींस 1.5 से 3.4 इसका डिफरेंस आपके पास -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो किस में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? दैट इज 3 to 1। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? दैट इज चार्ली। आप इस चीज को यूं भी कर सकते थे कि 3 to 1 आपके पास कौन सी सीरीज है? वो लाइमन सीरीज है। और जब भी 2 में आ रहा है वो बाल्मर सीरीज है। तो लाइमन सीरीज के अंदर एनर्जी ज्यादा है, तो आपका आंसर या तो अल्फा होगा या आपका आंसर क्या होगा? चार्ली। तो जहां पर अल्फा और चार्ली में दूर से आएगा वो आपका राइट आंसर। तो दोनों के मुकाबले में दूर से कहां से आ रहा है? थर्ड। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, उतनी फोटोन की एनर्जी भी ज्यादा होगी।
According to Bohr theory, the moment of momentum of an electron revolving in second orbit of hydrogen atom will be. मोमेंट ऑफ मोमेंटम किसे कहते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम को कहते हैं, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है n टाइम्स h/2 पाई। तो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट नहीं है, सेकंड ऑर्बिट है, तो सिंपल n इज इक्वल टू 2 आएगा। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 2 टाइम्स h/2 पाई, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो h/पाई आपका राइट आंसर है, एंड दैट इज बीटा। In Bohr model of hydrogen atom, let potential energy represents potential energy and TE the total energy. In going to the higher level, अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएगा ग्राउंड स्टेट से तो क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से हायर लेवल पे जाता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, हमारे पास टोटल एनर्जी इंक्रीज करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। तो राइट आंसर क्या होगा? चार्ली। Which of the following is true for number of spectral line in going from Lyman series to Fund series? अगर आप लाइमन सीरीज से फंड सीरीज में जाते हो तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बढ़ेंगी या कम होंगी? याद रखिएगा कि लाइमन सीरीज आपके पास ग्राउंड स्टेट है, वहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास मैक्सिमम आएंगी। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे उतनी हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कम होती जाएंगी, क्योंकि 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ट्रांजिशन की ज्यादा है, 2 में उससे कम है, 3 में उससे कम है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कम होती जाएंगी। तो लाइमन सीरीज टू फंड सीरीज आंसर क्या आएगा? डिक्रीज। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज r, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट? रेडियस का फार्मूला हम लोग जानते हैं किसके इक्वल है, दैट इज n स्क्वायर टाइम्स r1। तो आपके पास अगर ये सेकंड है तो n की वैल्यू 2 आएगी, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 टाइम्स r1 या 4 टाइम्स r के इक्वल है बीटा। और r1 की वैल्यू हम जानते हैं वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। तो अगर आंसर फाइंड करना हो तो 0.5 अज्यूम कर लें तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉम होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एन एग्जांपल ऑफ, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास किसकी एग्जांपल है? लाइन की, कॉन्टिन्यूस की, बैंड की, या हमारे पास बोथ ए एंड बी? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास एग्जांपल किसकी होगी? मेरा ख्याल है यहां पर जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? लाइन, कॉन्टिन्यूस और बैंड तीनों हैं। तो यहां पर आंसर डेल्टा जो होना चाहिए था वो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। तो राइट आंसर डेल्टा। ये तीनों एटॉमिक स्पेक्ट्रा की एग्जांपल्स हैं, लाइन भी, कॉन्टिन्यूस भी, बैंड भी। When two nuclei contains the same number of, which two nuclei contain the same number of neutron? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हो तो हम इनको क्या नाम देते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हो तो हम इनको नाम देते हैं आइसोटोन्स का। तो विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? आपने चेक करना हो तो आसान सा तरीका है, जिसके एटॉमिक मास और नंबर का डिफरेंस इक्वल हो हमारे पास, वो क्या होंगे? वो आइसोटोन्स होंगे। तो अगर मैं यहां पर देखूं 12 और 6 का डिफरेंस आपके पास कितना है? 6। 14 और 6 का डिफरेंस 8, ये आंसर नहीं होगा। 16 और 7 का डिफरेंस आपके पास 9, 15 और 8 का डिफरेंस 7, ये भी नहीं होगा। 23 और 11 का डिफरेंस 12, 24 और 12 का डिफरेंस भी 12, ये आपके पास आइसोटोन है। और यहां पर लास्ट भी चेक कर लें, 13 और 14 का डिफरेंस 18 और 32 और 15 का डिफरेंस 17, तो आंसर इज ओनली चार्ली। The nuclei which have different atomic numbers but equal number of neutrons, हमारे पास जिनमें एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेम। याद रखिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास सेम हो तो ये आइसोटोन्स होते हैं, और आइसोटोन्स में एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बीटा। आइसोबार्स के अंदर एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और ये तीन ही आपके पास न्यूक्लियस की टाइप्स है।